ओके, लास्ट क्लास में हम लोग वायरस के बारे में पढ़ लिए थे, है ना। और हम लोग को आज समझना था, ठीक है, वायरस से क्या क्या अभी तक एमसीक्यू आपको पूछा जा चुका है, वायरस से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, खासतौर पे जेएसएससी में। उन क्वेश्चन पे आज हम लोग बात कर रहे हैं ना। सबसे पहला क्या पूछा है, देखिए, चिकनगुनिया रोग किसके द्वारा फैलता है? कौन सा रोग है? चिकनगुनिया। चिकनगुनिया, इसको चिकनगुनिया ही कहते हैं। चिकनगुनिया क्या होता है? लोगों को हड्डी में दर्द होगा, पैर हाथ में बहुत दर्द करेगा और फीवर आ जाएगा, वायरल फीवर जैसे। और जब होता है तो एक ही क्षेत्र में चलता है बहुत ज्यादा। तो पूछा है कि चिकनगुनिया रोग किसके द्वारा फैलता है? मक्खियों से, मादा एनाफिलिस से, तिलचट्टों से, या एडीज मच्छर से? क्या कह रहे हैं हम लोग? अच्छा, मादा एनाफिलिस मच्छर से फैलता है मलेरिया, ना कि चिकनगुनिया। क्या फैलता है? मलेरिया। छोड़ दीजिए, क्या कीजिए, चल रहा है। एक्सलेंट क्वेश्चन तो लिख रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ओके। ऑनलाइन में लोग बताएंगे कि आपका वीडियो क्लियर आ रहा है कि रुक जा रहा है। मक्खियों से नहीं होता, क्या होता है? एडीज मच्छर से। किससे होगा? एडीज मच्छर से। किस मच्छर से? एडीज मच्छर से चिकनगुनिया रोग फैलता है। याद रहेगा कि चिकनगुनिया रोग किसके द्वारा फैलता है? एडीज मच्छर से। कौन सा मच्छर? एडीज मच्छर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, डेंगू बुखार फैलता है। डेंगू बुखार किससे? पैरासाइट से, बैक्टीरिया से, रिक्टेशिया से, या वायरस से? वायरस। याद रखेंगे, डेंगू बुखार, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, है ना। ब्रेक बोन, इतना ज्यादा फीवर आता है, इतना ज्यादा दर्द होता है, लगता है हड्डी टूट रहा है। येलो फीवर भी कहते हैं इसको हम लोग। क्या कहते हैं? येलो फीवर। याद रखिएगा कि डेंगू फीवर को, डेंगू बुखार को हम लोग क्या कह देते हैं? येलो फीवर। येलो फीवर कह देते हैं। शांत रहेंगे। ये किससे फैलता है? तो वायरस से। किस चीज से? वायरस। वायरस से होता है क्या? आपका डेंगू बुखार, है ना। यहाँ पे याद रखिएगा कि जब किसी को डेंगू होता है तो डेंगू होने से उसको परिवर्तन क्या आता है, दिक्कत क्या आती है? तो अगर किसी को डेंगू होगा तो उसके शरीर का प्लेटलेट्स काउंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? तो फिर डॉक्टर कहेगा कि आप ड्रैगन फ्रूट खाइए, पपीता का पत्ते का रस पीजिए, जिससे आपके शरीर में क्या होगा? प्लेटलेट्स बढ़ेगा। क्या बढ़ जाएगा? प्लेटलेट्स। तो याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, HIV, नॉट HEV, HIV। HIV एक क्या है? राइनो वायरस, रेट्रो वायरस, टेगो वायरस, या रो वायरस? रेट्रो वायरस बताए थे ना, वैसा वायरस जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो, जैसे आरएनए वायरस, या फिर रेट्रो वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट्रो वायरस कहते हैं। हाँ ये ना। अगला समझेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा, अगर किसी को एड्स हो रहा है तो कॉमनली यूज ड्रग्स फॉर एड्स वायरस, कौन सा? ए, बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर ए, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। H1N1, H1N1 दोनों पढ़ाए थे, H1N1 और H5N1 पढ़ाए थे ना। तो H1N1 किसका है? स्वाइन फ्लू का। और H5N1 बर्ड फ्लू, है ना। स्वाइन फ्लू किसको होता है? मनुष्य को होता है। स्वाइन फ्लू किसको होगा? मनुष्य को। कौन सी बीमारी विषाणु से होती है? बताइए। वायरस से होने वाला कौन सा बीमारी है, ये आपको बताना है। दाद, सिफिलिस, पोलियो, या कालाजार? कौन सा बीमारी है? आवाज रुक रुक के चल रहा है, ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा, है ना। बोर्ड से कनेक्शन को हटा दीजिए, उसका कनेक्शन बोर्ड से हटा दीजिए, आना पड़ेगा। देखिए इधर, कौन सी बीमारी विषाणु से होती है? तो क्या क्या? दाद, सिफिलिस,
पोलियो और कालाजार। कौन सा होता है? पोलियो। पोलियो वायरस बोलते हैं ना हम लोग, है ना। पोलियो, पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है कि उसको पोलियो की बीमारी ना हो जाए। तो पोलियो बीमारी किससे होता है? वायरस के कारण। किसके कारण? तो आपसे सवाल ही पूछा था कि इनमें से कौन सा बीमारी है जो विषाणु से होता है, वायरस से होता है, वो कौन सा है? पोलियो। दांत तो किससे होता है? कवक से होता है। रिंगवर्म बोलते हैं, फंगस लग जाता है कि नहीं। चलिए, तो ये आपको याद रखना था कि विषाणु से इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, हाँ या ना। विषाणु से इसी प्रकार के सवाल क्या होगा एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे समझेंगे हम लोग। हाँ बोलिए। वाईफाई कट कर दे, क्लोज। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में कई सारे ब्रांच, और अलग अलग ब्रांच में अलग अलग चीजों के बारे में स्टडी किया जाता है। लगाइए हेडिंग, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। एक मिनट का समय दीजिएगा हमको। चलिए, है ना, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक करके हम लोग समझेंगे। समझने पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। पहला देखिए, बायोलॉजी तो हम लोग जानते ही थे कि विज्ञान की वो शाखा, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। जो लिविंग बींग्स के स्टडी को डील करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। ये तो पहला हम लोग जान रहे थे। अगला देखिए, जूलॉजी। जूलॉजी में हम लोग क्या जाने थे? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल। जो एनिमल के साथ डील करता है उसे हम लोग क्या नाम दिए थे? जूलॉजी। अगला था हमारा कौन? बॉटनी था। पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मॉर्फोलॉजी। अगला क्या समझेंगे? मॉर्फोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ total general structures and forms including shape, size and appearance, including shape, size and appearance, morphology। क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िए कि विज्ञान की वो शाखा जो आकार, आकृति और दिखावट सहित कुल सामान्य संरचनाओं और रूपों के अध्ययन से संबंधित। हम कहना चाहेंगे कि शेर का मॉर्फोलॉजी क्या है, टाइगर का मॉर्फोलॉजी क्या है। तो टाइगर में 4 पैर होते हैं, 2 आंख होते हैं, 2 कान होते हैं। उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन सा बॉडी स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, कौन सा क्या है, वीक है। इन सब बातों का जहां पे चर्चा होगा, इन सब बातों का जहां पे डिस्कशन होगा, उसे हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। तो हमारे शरीर का मॉर्फोलॉजी क्या होगा? भैया स्तनपाई है कि नहीं। हाथ है, हाथ में 5-5 फिंगर होते हैं, आंख है, दांत है, 32 दांत होते हैं। ये जब लोग काउंट करते हैं, बच्चों में 20 दांत होते हैं। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, जो आपका डिस्क्रिप्शन है, ये कौन बताएगा? मॉर्फोलॉजी। याद रहेगा, कौन बताएगा? ये मॉर्फोलॉजी। तो शेप, साइज, स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में जो डिफाइन करता है उसे हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। याद रहेगा, आकार, आकृति और संरचना, इनके बारे में जो स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा उसे हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट समझिए, एनाटॉमी। अगला क्या समझा रहे हैं आपको? एनाटॉमी, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में अंतर समझिएगा। मॉर्फोलॉजी कोई मेरा देख के बता सकता है, हमें देख रहा है और हमारे शरीर की स्ट्रक्चर, बनावट, इसके बारे में बता रहा है। एनाटॉमी कहने का मतलब इंटरनल, कहां पे हर्ट है,
कहाँ पे किडनी है, कहाँ पे लीवर है, कहाँ पे पेनक्रियाज है, कहाँ पे आपका क्या कर रहा है, लंग्स काम कर रहा है, फूड पाइप कैसे काम कर रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, एनाटॉमी। जब आपका पोस्टमार्टम होता है ना, पोस्टमार्टम में जांच होता है कि कौन सा बॉडी ऑर्गन पहले फेल हुआ, कौन सा बॉडी ऑर्गन बाद में फेल हुआ। अगर किसी का सुसाइडल डेथ हुआ है तो कैसे उसका सुसाइडल डेथ हुआ है, दम घुटने से डेथ हुआ है कि क्या हुआ है, ये सब जांच किसमें होगा, एनाटॉमी। किसमें, एनाटॉमी। अंतर समझ में आया। मॉर्फोलॉजी आउटर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, आकार, बनावट, इसकी बात करेंगे। एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर, आपके बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन हमें कहां पे मिलता है, एनाटॉमी में मिलता है। कहां मिलता है, एनाटॉमी में मिलता है, याद रहेगा। चलिए इसके बाद क्या है, हिस्टोलॉजी। क्या लिखा हुआ है, हिस्टोलॉजी से पहले एक हम लोग जानेंगे साइटोलॉजी। क्या जानेंगे, साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी से पहले क्या पढ़ लिया हम लोग, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है, स्टडी अबाउट सेल, कोशिकाओं के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं। और कोशिका विज्ञान का इंग्लिश क्या होता है, साइटोलॉजी। स्टडी अबाउट सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। कोशिका के बारे में जो हम लोग जानकारी एकत्रित करते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान कहते हैं। हाँ या ना, ठीक है। कोशिका के बारे में जहां हम लोग जानेंगे, सेल के बारे में जहां हम लोग जानेंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। अगला क्या है, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, हिस्टोलॉजी। क्या कहता है, कोशिका से आगे बढ़ेंगे, सेल से आगे बढ़ेंगे, सेल मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। जब बहुत सारे कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती है और एक साथ काम करना शुरू करे तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, और ऊतक का स्टडी, स्टडी अबाउट टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। स्टडी अबाउट टिश्यू इज नोन एज, और स्टडी अबाउट सेल इज नोन एज स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर, शेप, साइज, क्या कहलाएगा, मॉर्फोलॉजी। स्टडी अबाउट इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर, एनाटॉमी। अंतर याद हो रहा है, आगे बढ़े। अगला देखिए, साइटोलॉजी आ ही गया। अगला क्या है, एरोबायोलॉजी। क्या लिखा हुआ है, एरोबायोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द फॉर्म ऑफ लैंड यूज ऑन व्हिच हर्बेसियस क्रॉप्स एंड ट्री क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड। क्या कह रहा है कि भूमि उपयोग के उस स्वरूप से संबंधित है इस पर शाकाहारी फसलें और वृक्ष फसलें उगाई जाती है। एरोबायोलॉजी में जिस भी हम लोग कल्टीवेशन की बात करेंगे, एग्रीकल्चर की बात करेंगे, वहां पे क्या उगाया जाएगा, शाकाहार। कोई कीट भक्षी पादप नहीं होंगे, शाकाहारी पादप होंगे। जैसे मान लीजिए कि टमाटर का पौधा लगा दी, बैगन का पौधा लगा दी, और केवल उसी क्षेत्र का स्टडी कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, एरोबायोलॉजी। क्या कहलाएगा, एरोबायोलॉजी। जहां पे हम लोग केवल क्या करेंगे, शाकाहारी प्लांट का स्टडी करेंगे। अगला देखिएगा, अगला ध्यान से देखिए, एग्रोएस्ट्रोलॉजी। क्या लिखा हुआ है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी, स्टडी अबाउट ग्रास, घास के बारे में अध्ययन। हमारे झारखंड में बहुत तरह का घास है, काशी ग्रास, लेमन ग्रास, और कौन सा है, दुबरी वाला घास भी तो है, नहीं, दुबरा घास। तो अलग अलग घास का आपको स्टडी करना है, अलग अलग ग्रास के बारे में आपको जानना है। तो अलग अलग प्रकार के ग्रास के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी। क्या कहलाता है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, घास का अध्ययन, है ना। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, घास का अध्ययन। अलग अलग प्रकार के, ठीक, बिल्कुल झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए एकदम काम आएगा। और नेटवर्क आज इशू हो रहा है, वाईफाई हमारा दिक्कत कर रहा है, इसीलिए आपको क्लासेस थोड़ा सा रुक रुक के मिल रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। क्या यहाँ पे, एग्रोएस्ट्रोलॉजी, किसका अध्ययन, घासों का अध्ययन। अगर आप ग्रास के बारे में स्टडी कर रहे हैं, किसके बारे में, ग्रास के बारे में, घास के बारे में, तो वो ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगा, एग्रोएस्ट्रोलॉजी। घासों के बारे में अध्ययन को एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, एंथोलॉजी। क्या है, एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ
फ्लावर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। और एंथ्रोपोलॉजी किसको कहते हैं? मनुष्य और सॉरी वानर और मनुष्यों का अध्ययन। वानर और मनुष्यों का अध्ययन हम लोग कहते हैं ना कि हमारे सबसे निकट जो पूर्वज थे वो कौन थे? चिंपैंजी वगैरह, बांगर वगैरह थे। उससे इवोल्यूशन होकर क्या बना है? इंसान बना है, मनुष्य बना है। तो ये जो इवोल्यूशन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र। मानव कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे मानव, पहले क्या था? हम लोग वानर थे, चिंपैंजी थे, होमो हेबलस कहलाता था। धीरे धीरे हम लोग क्या बन गए? होमो सेपियंस बन गए। अब तो कह रहे हैं कि हम लोग होमो सेपियंस भी नहीं है, हम लोग एडवांस ह्यूमन है। क्या है हम लोग? एडवांस ह्यूमन। अब हम लोग अपने आप को सेपियन सेपियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपियन सेपियन। वो जो आज से 100 साल 200 साल वाले लोग थे, गांधी जी से पहले वाले लोग थे, या गांधी जी के एरा में जो लोग थे जिनको स्मार्टफोन के बारे में नहीं पता था, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा इस तरह से क्लासरूम में एक मास्टर पढ़ाएगा और अलग अलग जगह पे इंटरनेट के माध्यम से वो क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। वो लोग थे होमोसेपियंस। हम लोग तो स्मार्ट इंसान बन चुके हैं। हमारे पास क्या रहता है? स्मार्टफोन है, किसी से कनेक्टिविटी करना है, इंटरनेट खोलिए, स्विच दबाइए, बात कीजिए, हेलो कहाँ पे है? नहीं, तो ये क्या हो गया? स्मार्ट है ना। पहले के लोग मिलने के लिए बैलगाड़ी में चढ़ के जा रहे हैं, 3 दिन का खाना साथ में लेके जा रहे हैं कि रोड में भैया 2-3 दिन रुकना पड़ेगा, खाना उना खाकर आराम से पहुंचेंगे मेहमान घर। अब लोग कहते हैं कहाँ जाना है? अच्छा चलो कार बुलाओ, कार बुलाया, 2 घंटे में क्या हो गया? मेहमान घर पहुंच गए। हाँ या ना? जिससे बात करना था तो पहले क्या था? चिट्ठी, कबूतर, जा जा जा। आजकल कोई कबूतर जा करता है क्या? नहीं, सीधा कॉल डायल करेगा और सीधा हेलो, वो मतलब चंद सेकंड में क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा एक छोर से दूसरे छोर में। मतलब कबूतर को भी उतना समय, उससे मतलब बहुत ज्यादा समय लगता होगा नहीं। तो इसीलिए ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है डेवलप, कैसे ये विकास हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। तो स्टडी ऑफ फ्लावर्स एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ एप्स एंड मैन एंथ्रोपोलॉजी। अगला है एपी कल्चर। कौन सा कल्चर? एपी कल्चर, स्टडी ऑफ बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। अगर आप मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाएगा? एपी कल्चर। और इससे अभी सरकार कोशिश भी कर रहा है। जैसे हमारे झारखंड का जो अपना हनी ब्रांड है वो पलाश ब्रांड है, लिख लीजिएगा। झारखंड का जो अपना हनी ब्रांड है वो डाबर नहीं है ना? डाबर हनी जो दुकान में जाके खोजते हैं हम लोग, या बाबा पतंजलि वाला। झारखंड का अपना ब्रांड क्या है? पलाश ब्रांड। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, हाँ या ना? हाँ, यस। जिस ब्रांडिंग करके हम लोग बेच रहे हैं, झारखंड का अपना ब्रांड है पलाश ब्रांड, और उस पलाश ब्रांड के अंदर में हम लोग क्या बेच रहे हैं? हनी बेच रहे हैं, शहद बेच रहे हैं। बाकी चीज भी बेचेंगे, फिलहाल हम लोग स्टार्ट किससे किए हैं? शहद से, हनी से स्टार्ट किए, हाँ या ना? हाँ, जोर से बोलो, लिख लीजिए। झारखंड सरकार द्वारा, झारखंड सरकार द्वारा बिल्कुल बिल्कुल, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के अपना, झारखंड का अपना हनी ब्रांड, अपना हनी ब्रांड पलाश ब्रांड। कौन सा है? पलाश ब्रांड। एक बार रंजीत से बात कर लीजिए, क्या बताते हैं। अपना हनी ब्रांड क्या है? पलाश ब्रांड। तो एग्रोस्टोलॉजी, एंथोलॉजी, अगला क्या है? एंथ्रोपोलॉजी, अगला क्या था? एपीकल्चर। अब देखिए क्या है? अरनियोलॉजी। क्या है? अरनियोलॉजी। अरनियोलॉजी ये किसका अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन। किसका अध्ययन? मकड़ियों का अध्ययन। मतलब स्पाइडर के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? एर्नियोलॉजी। अब स्पाइडर अटैक खूब चर्चा में है, कल से पूरे वर्ल्ड में ये सब चर्चा में आ गया। आपको पता होगा यूक्रेन ने रसिया पे क्या कर दिया है? बॉम्बिंग कर दिया, भयानक बॉम्बिंग किया है। ड्रोन के माध्यम से रशिया के कई सारे सेंटर, कई सारे विमान क्या कर दिए?
तबाह कर दी अचानक से, है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा, एरनियोलॉजी हम लोग क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ स्पाइडर, मकड़ियों का अध्ययन। किसका अध्ययन, मकड़ियों का अध्ययन। स्पाइडरमैन नहीं बोल रहे, पीटर पार्कर नहीं, है ना। यहाँ याद रखना है, एरनियोलॉजी मतलब किसका अध्ययन, मकड़ियों का अध्ययन। आपके घर में मकड़ी जाला बनाते हैं, तो मकड़ियों का अध्ययन करने का मतलब है कि मकड़ी के पास ऐसा क्या है कि वो इतना जल्दी क्या बना लेते हैं, जाला बना लेते हैं। और वो जाला आपको लगता है कि बहुत कमजोर है, आप हाथ से हटा देते हैं, पर सोच के देखिए वो पतला है तो इतना कमजोर है, वो मकड़ी उसी पे चल रहा है। अगर उसी जाले को मोटा कर दिया जाए तो बहुत स्ट्रांग बन सकता है। तो मकड़ियों के इसी अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एरनियोलॉजी कहते हैं। क्या कह देते हैं, एरनियोलॉजी। याद रहेगा कि मकड़ियों के इस अध्ययन को एरनियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, आर्थ्रोलॉजी। कौन सा लॉजी, आर्थ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ ज्वाइंट। स्टडी ऑफ, कहते हैं ना घुटनों में दर्द, डॉक्टर ऑर्थो, नहीं ऐड देखे होंगे, इसीलिए वो क्या है, ऑर्थोलॉजी या वही आर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी या आर्थ्रोलॉजी कहिएगा, स्टडी ऑफ ज्वाइंट, जहां जहां आपके जोड़ हैं, जहां जहां लिगामेंट है, जहां जहां टेंडन है कि नहीं। हड्डी को हड्डी से जोड़ के कौन रखा है, लिगामेंट। हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ा है, लिगामेंट। जब आप लोग लॉन्ग जंप हाई जंप करते होंगे तो सर कहते हैं ध्यान से, खास तौर पे हाई जंप करते वक्त कि सही तरीके से लैंड। अगर हल्का सा पैर ऐसे लैंड हुआ तो पता चला क्या हो जाएगा, लिगामेंट टियर हो जाएगा, लिगामेंट में दिक्कत आएगा। जहां जहां आपका ज्वाइंट्स है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम लिगामेंट्स करता है, और हड्डी यानी बोन को मसल से जोड़ने का काम टेंडन करता है। बोन टू बोन लिगामेंट, बोन टू मसल टेंडन, बोन टू मसल टेंडन। तो याद रखना है कि जोड़ों का अध्ययन, स्टडी अबाउट जॉइंट्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्थ्रोलॉजी। क्या कह देते हैं, आर्थ्रोलॉजी। अगला क्या है, बैक्टीरियोलॉजी। क्या है अगला, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, जहां जीवाणुओं का अध्ययन करेंगे, बैक्टीरिया का अध्ययन करेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बैक्टीरियोलॉजी। अगला है बायोकेमिस्ट्री। क्या है, बायोकेमिस्ट्री। बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है। पहला ही क्लास याद कीजिए, हमने कहा कि अगर कोई जीवन है, अगर कोई जीवित प्राणी है, तो लगातार उसके अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहा है, नहीं तभी तो वो जिंदा है। चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, चाहे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण हो, चाहे श्वसन हो, हर जगह कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा है, तभी वो जिंदा है। अगर केमिकल प्रोसेस नहीं चल रहा है तो वो क्या है, निर्जीव। जैसे ये लकड़ी का टुकड़ा, अब इसमें कोई फोटोसिंथेसिस होगा, क्या ये अपना भोजन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, बायो और केमिस्ट्री, जहां पे बायोलॉजी भी और केमिस्ट्री भी, तो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन इन रिलेशन टू लाइफ एक्टिविटीज। जीवन जीने के लिए, जिंदा रखने के लिए जो रासायनिक क्रियाएं हो रही है, उसके अध्ययन को क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री। कौन सा केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक ऐसा भाग कह रहे हैं हम लोग, एक ऐसा पार्ट जो उस केमिकल रिएक्शन का स्टडी करेंगे जो जीवन जीने के लिए क्या है, आवश्यक है। जीवन जीने के लिए जो केमिस्ट्री आवश्यक हो, जो केमिकल रिएक्शन आवश्यक है, उसके स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट कहां चला गया, बायोमेट्रिक्स। इससे तो चर्चित होंगे, है ना, थंबनेल लगाना ना 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 ना, थंबनेल अलग। बायोमेट्रिक्स कहने का मतलब, जैसे पहले क्या होता था, आप कहीं गए, अपना टाइमिंग एंट्री किए, है ना, कि भैया 5:07 में हम आए, तो कभी कभी आप धोखाधड़ी कर देते थे, पहुंचे आप 6 बजे, कौन देख रहा है, एंट्री कर दिया 5:30, तो आपका एक्चुअल टाइम है, एंट्री करके निकल गए। लोगों ने कहा ये तो गड़बड़ है, तो वहां क्या लगाया, बायोमेट्रिक्स। अब कैमरा लगाने में दिक्कत क्या है, कैमरा लगा के आपको देखते रहना पड़ेगा, आज कब आया था, कल कब आया था। एक ऐसा सिस्टम लगा दिए कि जैसे आप आइएगा, अपना फिंगर डालिए, वो जांच करेगा कि हाँ आप ही आए कि कोई और, पता चलेगा ना। और जैसे आपका फिंगरप्रिंट लेगा, क्योंकि दुनिया के हर एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट, रेटिना स्ट्रक्चर क्या है, अलग, चाहे वो जुड़वा भी क्यों ना, याद रखिएगा।
अगर दो व्यक्ति जुड़वा है, सब सुने होंगे आप लोग, जुड़वा भी क्या होता है, आइडेंटिकल भी हो सकता है, नॉन आइडेंटिकल भी हो सकता है। आइडेंटिकल मतलब दोनों एक जैसे, सेम टू सेम। कई बार क्या होता है, जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं, एक लड़के रहते एक लड़की रहता है, ऐसा भी हो सकता है। पर अगर आइडेंटिकल ट्विंस है ना, उसका भी फिंगरप्रिंट क्या होगा, अलग हो, उसका भी रेटिना स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग हो। उस फिंगरप्रिंट को स्टडी करके आपके प्रेजेंस को जांचना क्या कहलाएगा, बायोमेट्रिक्स। क्या कहलाएगा, बायोमेट्रिक्स। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डिफरेंट रिजल्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। क्या समझ में आ रहा है, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट मतलब मेरे अंदर जितने सारे बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है वो हमारे फिंगरप्रिंट से पता चलेगा कि हम वहां पे थे या ना थे। तो सारे बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट को, जेनेटिक कोड को जांचने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। किसका, बायोमेट्रिक्स का। आगे देखें, चलिए अगला समझते हैं। हिंदी में भी बायोमेट्रिक्स ही कहते हैं। अच्छा क्या बोलेंगे उसको, लिख लीजिए, बायोमेट्रिक्स को लिख लीजिए। हिंदी वाले लोग लिख लीजिए बायोमेट्रिक्स को, कि शरीर में होने वाले, शरीर में होने वाले, शरीर में होने वाले जैविक, शरीर में होने वाले, क्या लिखना है, जैविक, जैविक घटनाओं का, शरीर में होने वाले जैविक घटनाओं के अध्ययन को, जैविक घटनाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बायोमेट्रिक्स कहा जाता है। याद रहेगा, जैविक घटनाओं के अध्ययन को बायोमेट्रिक्स कहा जाता है। यस, है ना, जैविक घटनाओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, बायोमेट्रिक्स कहते हैं। आगे देख लेते हैं, रुक जाइएगा, आगे क्या क्या आ रहा है, लिखना नहीं है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, है ना। आगे सुनते हैं हम लोग, एक मिनट खाली, हम लोग पहुंच गए हैं बायोमेट्रिक्स तक ना। बायोमेट्रिक्स के आगे समझिएगा, तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी, क्या हो गया, बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी मतलब एक तरफ बायोलॉजी, अगले तरफ टेक्नोलॉजी। तो जहां पे बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों का स्टडी करते हैं, किसका किसका स्टडी कर रहे हैं, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी। बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी जहां हम लोग दोनों का स्टडी करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बायोलॉजी का स्टडी, टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी यानी नहीं, ध्यान रखना है, टेक्नोलॉजी नहीं बोलना है, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बायोलॉजी का स्टडी क्या कहलाएगा, बायोटेक्नोलॉजी। जैसे हम लोग मान लेते हैं जीन का स्टडी कर रहे हैं, इसका स्टडी कर रहे हैं, जीन, जेनेटिक कोड का स्टडी कर रहे हैं, इसका स्टडी कर रहे हैं, जेनेटिक कोड। तो जीन का, ये जेनेटिक कोड का जब हम स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, बायोटेक्नोलॉजी। अब जीन का स्टडी करने के लिए टेक्निकल चाहिए ना, हमारे पास इक्विपमेंट होना चाहिए, तभी हम स्टडी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। याद रहेगा, बार बार कह रहे हैं टेक्नोलॉजी या नहीं, टेक्नोलॉजी। जो आपके शरीर के बारे में, जैसे आपके शरीर से ब्लड लिया और ब्लड को जाके टेस्ट कर रहे हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है, तो ब्लड ग्रुप जांचने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए, आपके पास मशीनरी होना चाहिए, तो आपका क्या कहलाएगा, बायोटेक्नोलॉजी। आपके हेयर सैंपल को ले गया और हेयर सैंपल से जांच करना है कि डीएनए, डीएनए मैच कर रहा है कि नहीं, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी। आपके पास वो मशीनरी है, तब आप कर सकते हैं। और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के मामले में हम लोग क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लिथोट्रॉप्सी लिख लीजिएगा, लिथोट्रॉप्सी, नहीं नहीं नहीं, लिथोट्रॉप्सी किडनी में होता है ना स्टोन, किडनी के अंदर जो स्टोन होता है उसको हम पथरी बोलते हैं, है ना। उस पथरी को क्या करने का है, स्टडी करने का या ठीक करने का तरीका है लिथोट्रॉप्सी। लिथोट्रॉप्सी, लिथोट्रॉप्सी क्या है, पेट के भीतर जो किडनी, लिखिए किडनी स्टोन, किडनी स्टोन को, किडनी स्टोन को
लिथोट्रॉप्सी, लिथोट्रॉप्सी एक तरीका है, एरो देके लिखिए, कि जिसमें किडनी स्टोन को ठीक करने का किया जाता है, किडनी स्टोन को ब्रेक किया जाता है, ठीक किया जाता है। अच्छा, ये हमारे शरीर में जो पथरी हो जाता है, स्टोन हो जाता है, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीलेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्सीलेट, लिख लेना है। हमारे शरीर के जो पथरी होते हैं ना, उसको स्टोन कहते हैं हम लोग, लिख लीजिए, बॉडी स्टोन, कैल्शियम ऑक्सीलेट। हमारे शरीर में जो बॉडी स्टोन रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीलेट। क्या नाम देंगे? कैल्शियम ऑक्सीलेट। क्या नाम देना है? कैल्शियम ऑक्सीलेट। हमारी बॉडी में जो स्टोन होता है उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीलेट। अच्छा, बनता कैसे है? हाँ, कैल्शियम और ऑक्सीलेट, मतलब कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड दोनों का जब आपके बॉडी में धीरे धीरे क्या होगा, संगठन होगा, तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्सीलेट, पथरी बन जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले हमको भी लगता था कि पत्थर उत्थर खा लेते होंगे, जमा हो जाता होगा, है ना, चावल वावल साथ चल जाता है कभी कभार, दाल के साथ लगता था वही पत्थर जमा हो गया, क्या बन गया? पथरी बन गया। पर वो डस्ट से बहुत कम, डस्ट से आपके बॉडी में क्या होगा? पथरी नहीं बनता है, वो आपके बॉडी में डस्ट पार्टिकल या हेयर वगैरह चला गया तो वो जमा होकर एक मांसपेशी जब बन जाता है, तो पथरी नहीं। जो एक्चुअल में पथरी बनता है वो क्या है? कैल्शियम ऑक्सीलेट। ओके, चलिए आगे समझेंगे। नेक्स्ट लिखिए, कहां पे थे हम लोग? लिथोट्रॉप्सी में थे ना। एक मिनट रुक जाइएगा। क्या? बायोटेक्नोलॉजी ना। यहां से कहां से निकाले थे हम लोग? अपलोड में ना। इधर देखिएगा, अगला क्या है? ब्रायोलॉजी। क्या है अगला? ब्रायोलॉजी। अब ये बोला कि ब्रायोफाइट्स का अध्ययन। सर ये ब्रायोफाइट्स होता क्या है? जानना होगा। स्टडी अबाउट ब्रायोफाइट्स। ये ब्रायोफाइट्स हम कहते किसको है? हमने कहा कि ब्रायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स का अध्ययन ब्रायोलॉजी कहलाता है। किसका अध्ययन? ब्रायोफाइट्स का अध्ययन ब्रायोलॉजी कहलाता है। ये ब्रायोफाइट्स एक्चुअल में है क्या? जैसे प्लांट को जब हम लोग डिवाइड करेंगे ना, तो प्लांट के कई सारे कैटेगरी होते हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। कि आपको जो आपने आसपास में प्लांट दिख रहा है, क्या सभी प्लांट एक जैसे हैं? क्या सभी में फल आते हैं? क्या सभी में फूल आते हैं? नहीं, सब अलग अलग प्रकार के हैं। अगर हम लोग काय की बात करें, काय, कवक, कवक नहीं, काय मतलब आप क्या कहें, माइक, शैवाल, एल्गी। कहीं पर पानी गिर रहा है, बरसात का दिन है, तो आप उसमें पैर रखे, फिसल गए। या आपने तालाब में नहाने गया तो तालाब के ऊपर में क्या तैर रहा है? हरा हरा घास तैर रहा है, शैवाल तैर रहा है, एल्गी तैर रहा है कि नहीं? तो ये सब अलग तरह के प्लांट। और आपके सामने लीची का पेड़ है, ये अलग तरह का प्लांट, अलग प्लांट है ना। आप कुछ भी सेवन कर रहे हैं, बैगन का पेड़, पौधा है, वो एक अलग प्लांट है। भिंडी वाला अलग प्लांट। कोई मोनोकॉट्स है, कोई क्या है, डाइकॉट्स। हाँ, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के अंदर ही आएंगे। मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स मतलब एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। जैसे हम चावल की बात करें तो एक धान के भीतर एक चावल निकलेगा, लेकिन एक आम के बीज की बात करेंगे तो एक गुठली निकला, गुठली को और तोड़िए तो गुठली के अंदर दो इक्वल पार्ट रहेगा। नहीं, हरा हरा कलर का, वो क्या है? डाइकॉट। चना, चना को प्रेस कीजिए, दो इक्वल पार्ट में टूट जाएगा, तो वो क्या है? डाइकॉट। तो इस तरह से प्लांट के अलग अलग क्या है? टाइप, अलग अलग प्रकार। तो इसीलिए जो ब्रायोफाइट है, जो निम्न कैटेगरी का प्लांट है, उसका हम लोग स्टडी किसमें करते हैं? ब्रायोलॉजी। किसमें?
ब्रायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट क्या है? कार्डियोलॉजी। कौन सा लॉजी? कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट। हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी, है कि नहीं? हार्ट का स्टडी आपके ना क्या कहलाएगा? कार्डियोलॉजी। कि हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है, हार्ट कब रेस्ट कर रहा है ना? हार्ट का मेन काम क्या है, हार्ट का प्रोसेस कैसा है, ये इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड को कैसे सेग्रीगेट करता है, कैसे अलग रखता है, ये सब प्रक्रिया को, ये सब फंक्शन को हम लोग एक साथ कहां पढ़ते हैं? कार्डियोलॉजी। कौन सा लॉजी? कार्डियोलॉजी। अगला क्या है? कॉन्ड्रियोलॉजी। क्या लिखा हुआ है? कॉन्ड्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ कार्टिलेज। हमारे शरीर में दो प्रकार की हड्डी होती है, एक बोन और दूसरा कार्टिलेज, अस्थि और उपास्थि। एग्जांपल दे, जैसे ये कान, क्या इसमें कोई हड्डी है? हड्डी तो नहीं है। क्या है इसमें? कार्टिलेज। जैसे जो लोग नॉन वेज खाते हैं, मांस का सेवन करते हैं, तो आप लोग देखिए चिकन की बात कर ले, है ना? तो जो हड्डी आप पूरा एकदम तोड़ के चबा के खा जाते हैं वो कार्टिलेज है, और जो हड्डी को आप चबाने में दिक्कत होता होगा, नहीं खा पाते हैं, वो क्या है? बोन। तो आपके शरीर में जो स्ट्रॉन्ग बोन होते हैं, जो मजबूत होते हैं, वो क्या होता है? बोन। और जो वीक होते हैं, जो कमजोर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? कार्टिलेज। क्या कहेंगे? कार्टिलेज। ये कान में क्या है हमारा? कार्टिलेज। इसमें बोन नहीं है। या अगर बोन होता, इसको मोड़ पाना मुश्किल होता। जैसे अगर हम आपके फिंगर को मोड़ना चाहे तो क्या मुड़ेगा? टूट जाएगा, है ना? तो ये हो गया बोन और ये क्या हो गया? कार्टिलेज। तो कार्टिलेज में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बोले स्टडी ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज कॉन्ड्रियोलॉजी। कौन सा लॉजी? कॉन्ड्रियोलॉजी। अगला है क्रोमेटोलॉजी। क्या लिखा हुआ है? क्रोमेटोलॉजी एक ऐसा तकनीक है जिससे हम लोग कलर के बारे में स्टडी करते हैं। इसके बारे में? कलर के बारे में, रंगों के बारे में, है ना? और क्रोमेटोग्राफी से हम अलग अलग रंग को क्या कर सकते हैं? सेग्रीगेट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बोलेगा डाई, डाई मतलब ही कलर। कलर को कैसे हम लोग सेग्रीगेट कर सकते हैं, कैसे हम लोग अलग कर सकते हैं? तो किससे? क्रोमेटोग्राफी से। किस चीज से? क्रोमेटोग्राफी से। याद रहेगा। दो चीज कह रहे हैं, एक कह रहे हैं क्रोमेटोलॉजी और एक कह रहे हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोलॉजी से हम किसका स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ पिगमेंट, स्टडी ऑफ कलर। पिगमेंट्स कहने का मतलब ही क्या है? कलर है। जैसे हमारे बॉडी का कलर तय करता है मेलानिन। कौन तय करेगा? अगर बॉडी में ज्यादा मेलानिन निकलेगा तो डार्क कलर हो जाएगा, नहीं, और बॉडी में मेलानिन की कमी है तो क्या हो जाएगा? फेयरनेस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर आपके बॉडी में मेलानिन की मात्रा क्या है? ज्यादा है, ज्यादा निकल रहा है। अच्छा, मेलानिन कोई हानिकारक पदार्थ नहीं है, वो आपके स्किन को बचाने का प्रयास करता है। आपको देखना है कि मेलानिन कितना कमाल की चीज है। एक गोरा सा ऑस्ट्रेलिया वाला व्यक्ति को ले आइए और एक इसको लेके आते हैं वेस्ट इंडीज वाले को, और दोनों को आधा आधा घंटा, एक एक घंटा क्या करते हैं? धूप में खड़ा करते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया वाला व्यक्ति है उसके स्किन में सनबर्न आ जाएंगे, उनका स्किन रेड रेड हो जाएगा, जल जाएगा, बर्निंग आ जाएगा, चकते पड़ जाएंगे। नहीं, लेकिन जो वेस्ट इंडीज वाला है फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो मेलानिन है वो उस पूरे यूवी रे से क्या करेगा? उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो वो आपका नेचुरल क्या है? एसपीएफ है, सन प्रोटेक्शन लगाते हैं ना आप लोग। वो नेचुरल सनस्क्रीन कौन है? मेलानिन, जो आपके त्वचा को सन यूवी रे से या सनलाइट से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। याद रहेगा। तो उसी तरह से पिगमेंट का स्टडी हम कहां करते हैं? क्रोमेटोलॉजी। जैसे एक पिगमेंट होता है बिलुरुबिन। बिलुरुबिन नाम सुने और नहीं सुने तो सुनिएगा। जैसे किसी को होता है क्या बोलते हैं? पीलिया, जॉन्डिस, पूरा हाथ पैर नाक कान सब क्या हो जाता है? तो उसकी मात्रा जब बढ़ती है ना, बिलुरुबिन की मात्रा, तो आपके पूरे बॉडी का कलर क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। और कहेंगे भैया इसको जॉन्डिस हो गया है। क्या हो गया है? जॉन्डिस हो गया है। पूरा आंख कान फिंगर सब क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा, है ना? एक होता है दूसरा बिलीवर्डिन। इसका काम क्या है? पीत सुने? बाइल, बाइल जूस होता है। अच्छा, कई बार आप घर में सुने होंगे
कि सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाता है, पीत पड़ जाएगा। ये बोलते हुए कहने का मतलब अगर आप भूखे रह रहे हैं और आप खाना नहीं खा रहे हैं और अचानक से आपको उल्टी हो, वोमिटिंग हो जाए, तो वोमिटिंग में ना हल्का सा डार्किश जो ग्रीन कलर है उस तरह का आप उल्टी कीजिएगा। इसके पीछे कारण वो पीत कहलाता है, बाइल कहलाता है। वही है बाइल जूस। क्या कहलाएगा वो? बाइल। तो जो कलर होता है हल्का सा ग्रीनिश कलर होता है, वो बिलीवर्डिन के कारण होता है। ठीक है, तो अलग अलग पिगमेंट के बारे में हम लोग स्टडी कहां करते हैं? क्रोमेटोलॉजी। किसमें? क्रोमेटोलॉजी में स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट का स्टडी क्या कहलाएगा? क्रोमेटोलॉजी। और जब इस पिगमेंट को सेग्रीगेट करना है, मान लीजिए लाल, हरा, पीला, नीला, ये सब कलर का अलग अलग गुलाल लिए और हम ऐसे मिला के आपको दे दिए और बोले एक काम करो, इसको अलग अलग करो, लाल को अलग, पीला को अलग, नीला को अलग। तो आपको क्या करना होगा? तीनों में पानी डाल के पहले उसको घोल लीजिए और फिर एक बकेट आता है क्रोमेटोग्राफी के लिए, उस बकेट में डाल दीजिए और धीरे धीरे करके उसको छोड़ दीजिए। एक एक कलर का अपना अपना क्या बन जाएगा? लेयर बन जाएगा। कि एक कलर यहाँ पे, फिर दूसरा कलर, फिर तीसरा कलर, थोड़ा देर के बाद अपने आप वो जम जाएगा। और जैसे आप नट को निकालिए, एक कलर नीचे गिरा, अलग कर लीजिए, फिर दूसरा कलर गिरेगा, फिर उसको अलग कर लीजिए। ये टेक्निक कहलाता है क्या? क्रोमेटोग्राफी। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं। वो कब हम क्या क्या गुलाल का इस्तेमाल कीजिए, वो तो तब बनेगा ना जब तीनों प्राइमरी कलर रेड, ब्लू, ग्रीन, तब ना बनेगा। हमने केवल कलर की बात की, रैंडम कोई 3-4 कलर ले लिए। तो अगर उस कलर को अलग करना है, उस टेक्निक को क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी। और आप में से हर कोई पहले से पढ़े हुए हैं, क्लास 9th का बुक में दिया हुआ है। 9th क्लास का एनसीईआरटी में अगर थोड़ा सा आपको याद आ रहा होगा, ऐसा वाला एक डब्बा बना हुआ है, इस तरह का डब्बा बना हुआ है और यहाँ पे एक नट लगा दिया है और यहाँ पे अलग अलग कलर को डाला जाता है। और जैसे नट खोलेंगे एक कलर आएगा, फिर दूसरा कलर आएगा, नट बंद कर दीजिए, फिर अलग बकेट लगाइए, फिर अलग कलर निकालिए। तो क्या कहलाता है? क्रोमेटोग्राफी। क्या कहलाएगा? अलग अलग रंगों को सेग्रीगेट करने का तरीका क्या कहलाता है? क्रोमेटोग्राफी। अगला कौन है? क्रेनियोलॉजी। क्रेनियोलॉजी, देखिए ये जो आपका दिख रहा है ना, ये नहीं, ये पूरा स्कल है, ये कहलाता है क्रेनियम। क्या कहलाता है? क्रेनियम, याद रखिएगा। और इसी का स्टडी क्या कहलाता है? क्रेनियोलॉजी, खोपड़ियों का अध्ययन। ये स्टडी ऑफ स्कल्स। स्कल्स यहां से यहां तक आ जाता है। या एक्चुअली स्कल्स कहने का मतलब किसको ले रहा है? खोपड़ी को ले रहा है ना। सब लोग कहते हैं इसके सर को धड़ से अलग कर दिया जाए, तो कहां काटा जाएगा? यहाँ पे कि यहाँ पे? यहाँ ना, यानी ये पूरा हम लोग कह रहे हैं सर, और नीचे वाले को उसी तरह से ये पूरा कहलाता है इसका। इसमें आपका चेहरा भी है, कान भी है, आंख भी है, दांत भी है, सब आ जा रहा है। पर ये क्या एक्चुअल में? क्रेनियम। क्या है ये? क्रेनियम। और क्रेनियम का स्टडी एक्चुअल में क्या कहलाता है? क्रेनियोलॉजी। क्या कहलाएगा? क्रेनियोलॉजी। ओके, तो कम से कम इतना तो आपको याद रखना है, जो पीडीएफ में है। 2, 4, 10 हम और आपको भेज देंगे, जैसे सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, है ना, पोमोलॉजी, इस तरह का 10-20 नाम और आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। वो एक साथ क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा, जितना पीपीटी में है इतना, और इसके अलावा 10 आपको मिलेगा। सेरिकल्चर, पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, ये सब मिल जाएगा। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल के बारे में। आज से हम लोग का बायोलॉजी स्टार्ट होगा। अभी जो 2 क्लास हमने पढ़ा, ये केवल बायोलॉजी को समझने का तरीका था। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और बायोलॉजी पढ़ने का जो पहला चैप्टर है, सबसे बेसिक चैप्टर है, उसका नाम क्या है? कोशिका। ऐसे आपको लूसेंट वगैरह में किताब में जो पहला चैप्टर मिलता है, वो मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम, जैविक जगत का वर्गीकरण। पर अभी अगर हम वर्गीकरण स्टार्ट करें, तो आप लोग का दिमाग का वर्गीकरण हो जाएगा, कि उसमें ऐसा ऐसा नाम ही हम लेंगे, आर्थ्रोपोडा, सिलेंटेटा, है ना, और क्या बोलेंगे, अलग अलग नाम लेंगे, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जो नाम आपको सुना रहे हैं, अलग अलग तरह का नाम आएगा, वर्टिब्रेटा,
है ना, पता चला कि दिमाग का भी क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा चैप्टर, सेल। जब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, जब आपके हार्ड डिस्क को सहने की आदत हो जाएगी, तब हम लोग क्या पढ़ाएंगे आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम, है कि नहीं। पहले आपको हार्ड डिस्क को सहने का क्षमता जांचना पड़ेगा। जब थोड़ा सा हार्ड डिस्क मजबूत हो जाएगा, अब लोड ले सकते हैं, रैम अच्छे से काम कर रहा है, रोम अच्छे से काम कर रहा है, उसके बाद पढ़ाया जाएगा ना। तो पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, एग्जाम में एक सवाल सेल से रहेगा। लगाइए हेडिंग कोशिका, यानी सेल, कोशिका, या फिर क्या लिखिएगा, सेल। इससे पहले इसका आप लोग नाम सुने हैं, सुने ही होंगे, कोशिका। इसी को इंग्लिश में क्या कह देते हैं हम लोग, सेल कह देते हैं। सेल शब्द का मतलब ही होता है कोशिका। अभी हम आएंगे कि ये सेल शब्द कैसे आया, सेल शब्द किसने दिया, है ना, सेल का खोज किसने किया, इन सब बातों पे आएंगे। इधर शांत, इधर पहले ध्यान देना है। पहले हम लोग ये समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये समझने का कोशिश करते हैं कि कोशिका है क्या, कोशिका क्या है, एक्चुअल में कोशिका है क्या, कुछ ना कुछ तो होगा। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पृथ्वी पर जब लाइफ का उत्पत्ति हो रहा था, जब इवोल्यूशन हो रहा था, और यहाँ पर किसका उत्पत्ति हो रहा था, लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म का उत्पत्ति आ रहा था, तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बना उसका नाम क्या था, सेल, है ना। पृथ्वी पर जीवन के उत्पत्ति के क्रम में, अब उत्पत्ति तो एक दिन में हुआ नहीं होगा, उत्पत्ति होने में बहुत समय लगा है। कहीं पर कोई रासायनिक घटना हो गई, आरएनए बन गया होगा, है ना, बहुत समय तक वो आरएनए भटक रहा होगा, फिर वो आरएनए और एक आरएनए से मिला होगा, और वो दोनों आरएनए मिलकर डबल हेलिक्स मॉडल बना दिया, और उससे क्या बना, डीएनए बना होगा। कुछ समय के बाद डीएनए के बाहर में एक आवरण लग गया होगा, जिसे हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, है ना। क्रोमोसोम के बाद क्या हुआ, एक कोई आवरण आया जो क्रोमोसोम को, डीएनए को चारों ओर से घेर लिया, और धीरे धीरे उसके भीतर केमिकल फंक्शन होने लगा, मेटाबॉलिज्म होने लगा, और उसी को हमने कहा कि अब ये क्या है, जीवित प्राणी, क्या है, लिविंग बींग्स, है ना। क्योंकि लाइफ को समझना और लिविंग बींग्स को समझना बिल्कुल अंतर है। कई बार हम कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि हम सब कोई वीडियो गेम के कैरेक्टर हैं। एक बार सोच के देखिए, जैसे आप जब वीडियो गेम खेलते होंगे, फ्री फायर, पबजी या कोई भी गेम खेलते होंगे, तो जो बंदूक चलाता है आपके साथ, आपका टीम से बनकर, उसको थोड़े पता है कि वो वीडियो गेम का कैरेक्टर है। उसको तो लगता होगा ना कि हम ही सब कुछ है, हम ही बंदूक चला रहे हैं, चला कोई और रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम सब भी वीडियो गेम के क्या हो, कैरेक्टर हो, कोई बैठ के गेम खेल रहा है और हम लोग को लग रहा है कि हम ही क्या है, सच है, सही है, हाँ या ना। पॉसिबल तो है ना, कि आपको शायद नहीं पता, हमें नहीं पता, पता ही नहीं कि कौन है हम लोग। किसी का वीडियो गेम का कैरेक्टर है, जब उसको मन करेगा स्विच बटन क्लिक किया और हम इस पृथ्वी से गायब। मे बी पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। अब कहने का मतलब क्या है, कहा ऐसा जा रहा है कि जीवन बना कैसे, उत्पत्ति कैसी हुई। तो जीवन के उत्पत्ति क्रम में कहीं पर केमिकल रिएक्शन हुआ, कभी आरएनए बना, डीएनए बना, प्रोटीन बना, एक आवरण बना, जिसके अंदर ये सब चीजें समाहित हो गई, और उसी को हम लोगों ने नाम दिया क्या, कोशिका। क्या नाम दिया, कोशिका। लेकिन 1665 ईस्वी तक कोशिका के बारे में हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं। कब तक, 1665, क्योंकि कोशिका का आकार बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है। अब आकार बहुत छोटा होने के कारण हम लोग कोशिका के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त किए थे। जब माइक्रोस्कोप बना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ, तब जाके किसके बारे में जानकारी प्राप्त हुआ, कोशिका के। पहली बार जिस व्यक्ति को कोशिका का जानकारी मिला,
उस व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट हुक। याद रहेगा, जिस व्यक्ति को पहली बार सेल के बारे में जानकारी मिला, कोशिका के बारे में जानकारी मिला, इस व्यक्ति का नाम क्या था? रॉबर्ट। इन्होंने 1665, लिखना नहीं है पर सुन लीजिए, इन्होंने 1665 में 1665 ईस्वी में पहली बार किसको खोज के निकाला? कोशिका। इन्होंने कहा नहीं कि ये कोशिका है, इन्होंने कहा कि प्लांट के बाहरी जो स्ट्रक्चर था, प्लांट का जो कॉर्क था, उस कॉर्क को ध्यान से देखा तो उनको लगा इस तरह का एक क्या बना हुआ दिख रहा है, छोटा छोटा चेम्बर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इस तरह का छोटा छोटा चेम्बर दिख रहा है ना। और उन्होंने कहा कि ये चेम्बर क्या है? सेल्ला है, नॉट सेल। उन्होंने कहा कि ये चेम्बर क्या है? सेल्ला। सेल्ला मतलब कमरा। जब उन्होंने पेड़ के छाल को ध्यान से देखा ना, इस प्रकार का क्या दिखा उसको? कमरा दिखा। और कमरा को उन्होंने क्या कर दिया? सेल्ला। बोला कि ये छोटा छोटा क्या दिख रहा है हमको? सेल्ला दिख रहा है, सेल्ला। और बाद में इसी सेल्ला शब्द किसमें कन्वर्ट हो गया? सेल, कोशिका में कन्वर्ट हो गया, सेल शब्द में आ गया। लेकिन इन्होंने केवल देखा कि 1665 में इनको लगा कि पेड़ के छाल के चारों ओर छोटा छोटा चेम्बर है। बाद में डिस्कवरी हुआ, इसी सेला को हमने क्या नाम दिया? सेल। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कोशिका की खोज किसने की? किसने किया? पर ये पेड़ का छाल है, क्या छाल लिविंग होता है? क्या होता है? नॉन लिविंग। यानी रॉबर्ट हुक ने जिस सेल का खोज किया वो कैसा सेल था? डेड सेल, नॉन लिविंग। कैसा सेल था? नॉन लिविंग सेल। इनके द्वारा जिस सेल का खोज किया गया वो सेल क्या कहलाया? नॉन लिविंग सेल, डेड सेल कहलाया, मृत कोशिका कहलाया। एग्जाम में पूछेगा कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो कोशिका कैसा था? मृत कोशिका। अब जब कोशिका के बारे में लोगों को इंटरेस्ट आने लगा कि इसका मतलब जीवन में जब पहला ऑर्गेनिज्म बना होगा या किसी भी इंसान का फॉर्मेशन हुआ होगा, क्रिएशन हुआ होगा, वो कहां से हुआ होगा? सेल, है या ना? सेल से ही हुआ होगा। तो लोगों को इंटरेस्ट है कि सेल के बारे में और जान। तो सेल को स्पेशली स्टडी करने के लिए एक ब्रांच बनाया गया और जिसका नाम हुआ साइटोलॉजी। सेल को स्टडी करने के लिए, कोशिका को स्टडी करने के लिए हमने जिस ब्रांच को बनाया उस ब्रांच का नाम क्या दिए? साइटोलॉजी। क्या नाम दे दिए? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट सेल। रुकना जरा, अब यहां पे देखिए, कोशिका के बारे में बताया किसने? रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका का स्टडी क्या कहलाता है? इसीलिए साइटोलॉजी का फादर कौन कहलाएगा? रॉबर्ट हुक। बात समझ में आ रहा है? कौन है भैया? हेलो, हाँ बोलिए। आप मैसेज भेज दिए हमको इस नंबर पे ना? ठीक है ठीक है, हम टेक्निकल टीम को दे देंगे, वो आपको भेज देगा। भाई मत कीजिए, वो चला जाएगा यहाँ से, है ना? अपना, हाँ, रजिस्टर्ड नंबर और अपना नाम। ठीक ठीक। इधर देखो, इसीलिए साइटोलॉजी का फादर किसे कहेंगे? रॉबर्ट। कोशिका का खोज भी किसने किया? और साइटोलॉजी का फादर भी कौन? रॉबर्ट। रॉबर्ट हुक। दोनों नाम किसका लेना है? रॉबर्ट। इसके कुछ ही साल के बाद 16 कब? 1704, 1674 ईस्वी में एक भाई साहब आए जिनका नाम था ए बी ल्यूवेनहॉफ, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। उन्होंने प्याज, ऑनियन होता है ना,
उसके छाल में किसको देखा? लिविंग सेल को। किसको देखा? लिविंग सेल को देखा। लिविंग सेल को देखने वाले कौन थे? तो हम क्या कहेंगे? ए वी ल्यूवेनहॉफ। कौन सा हॉक? ल्यूवेनहॉफ। बिल्कुल रहता है, ऐसे कोई चीज है ही नहीं जिसमें क्या हो? सेल ना। तो इन्होंने क्या देखा? ए बी ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल का डिस्कवरी कर दिया। कैसी कोशिका का? जीवित कोशिका का। एग्जाम में पूछेगा कि लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया? ल्यूवेनहॉक ने किया। कब किया? 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने किसका खोज किया? जीवित कोशिका का खोज किया। किसका खोज किया? जीवित कोशिका। तो ये हो गया डेड सेल और ये हो गया लिविंग सेल। अब ये जो स्टडी अबाउट सेल हमने बनाया, साइटोलॉजी बनाया, सब में होगा। अगर कोई जीवित है तो बिना सेल का कैसे होगा? पहला बात तो ये है, अगर कोई जीवन है तो जीवन में है मतलब उसके पास प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, केमिकल रिएक्शन हो रहा था, तो उसके अंदर सेल नहीं होगा तो ये केमिकल रिएक्शन कहाँ होगा? फर्स्ट क्लास याद कीजिए, हमने कहा कि आपको अलग अलग केमिकल रिएक्शन कराना है तो अलग अलग क्या चाहिए? टेस्ट ट्यूब चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा थोड़े है कि यहाँ से कार्बन लेके आओ उड़ेल दो बाल्टी में, नहीं, बाल्टी में घोल दो, खिचड़ी थोड़े बनाना है। अलग अलग आपके बॉडी में केमिकल रिएक्शन होना है तो अलग अलग क्या चाहिए? टेस्ट ट्यूब चाहिए। लेबोरेटरी है, सेल हमारे बॉडी का क्या है? लेबोरेटरी है, जहां अलग अलग क्या होता है? क्रियाएं चलती रहती है। कहीं एटीपी बन रहा है, कहीं ग्लूकोज टूट रहा है, हाँ या ना, आपको एनर्जी मिल रहा है। कहीं पर एमिनो एसिड से क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे बात आता है कि सर यहाँ तक तो ठीक है कि आपने कहा कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए क्या चाहिए? सेल चाहिए। सेल को बनने के लिए क्या चाहिए? कार्बन। क्या चाहिए? इसीलिए फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ एनी लिविंग बीइंग्स, किसी जीवित प्राणी का सबसे मौलिक तत्व क्या होता है? कार्बन होता है। लिख लीजिएगा, बिल्कुल सही। कार्बन क्या है? तो नेचुरल एलिमेंट, प्राकृतिक तत्व है ना। लिख लीजिए, धातु थोड़े अधातु है, नॉन मेटल है। लिख लीजिए, द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, fundamental elements of living beings is known as fundamental elements of living beings is known as कार्बन। किसी जीवित प्राणी का, किसी जीवित प्राणी का मौलिक तत्व, किसी जीवित प्राणी का मौलिक तत्व, इसका मौलिक तत्व, जीवित प्राणी का मौलिक तत्व कार्बन है। क्या है? कार्बन। अब ध्यान समझिएगा, बहुत बारीकी से समझना है। हम क्या कह रहे हैं? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बेसिक एलिमेंट, फंडामेंटल एलिमेंट है, वो क्या है? कार्बन। यानी जैसे ही आपके अंदर हम कहेंगे ये लिविंग हुआ है, जैसे ही कोई जिंदा हो, उसके अंदर जान आया, जान आया मतलब एडेप्टेशन आ गया होगा, ग्रोथ आ गया होगा, मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा, सेलुलर स्ट्रक्चर आया होगा। किसी को लिविंग कहने का क्राइटेरिया क्या था? उसके अंदर प्रजनन होगा, उसके अंदर सेल्यूलर स्ट्रक्चर पाया जाएगा, कोशिकीय संरचना पाया जाएगा, हाँ या ना। अगर कोशिकीय संरचना मिल रहा है तो उसके अंदर कौन सा एलिमेंट है? कार्बन। इसीलिए जब भी हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कैसा ऑर्गेनिज्म का? लिविंग ऑर्गेनिज्म का फोसिल्स या एज को कैलकुलेट करना चाहते, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई फोसिल्स है,
फोसिल्स कहने का मतलब जीवाश्म, है ना। इस जीवाश्म का हमको पता लगाना है कि कितना साल पुराना है, तो हमें ये पता चलेगा कि इसके अंदर कार्बन कब आया, और कार्बन आया मतलब वो क्या था, जिंदा था, तो पता चल जाएगा कितना साल पुराना है। हमको एक हड्डी मिला और हमको जांचना है कि हड्डी कितना साल पुराना है। हम नहीं जांच सकते, कोई तरीका ही नहीं। हम ये पता कर सकते हैं कि इस हड्डी में कार्बन कितना साल पहले आया। अगर 200 साल पहले इस बोन में कार्बन आया है, मतलब 200 साल पहले ये क्या था, जीवित, यानी ये बोन्स कितना पुराना है, ये तरीका है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं, कार्बन डेटिंग कहते हैं। डेटिंग तो आप लोग सुने ही होंगे, हाँ, यस सर ना। यहां पे क्या लिखना है, कार्बन डेटिंग। क्या लिखना है हम लोग को, कार्बन डेटिंग। नॉन लिविंग में नहीं होगा, नॉन लिविंग में कार्बन डेटिंग कैसे करेंगे, उसके लिए करना पड़ेगा यूरेनियम डेटिंग। क्या करना पड़ेगा, ये किसकी बात कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के फोसिल्स का अगर आपको एज पता करना है, क्या पता करना है, एज, एज फाइंड आउट करना है, तो आपको किस प्रोसेस से गुजरना होगा, कार्बन डेटिंग। अब थोड़ा सा इस प्रोसेस पे हम बात करेंगे, फिर वापस सेल की ओर चलेंगे। कार्बन का क्या होता है, हाफ लाइफ ईयर होता है। हाफ लाइफ ईयर कहने का मतलब समझिएगा, जैसे हमने कहा कि आपको 100 रुपया दिए हैं, हर 20 वर्ष के बाद आपका पैसा आधा होते जाएगा, तो 20 वर्ष बाद कितना हुआ, 50, 40 वर्ष के बाद 25, और फिर कुछ ना कुछ पार्ट बचते जाएगा, तो कार्बन का ज्यादा है। तो आप मान लीजिए एक पॉइंट मिला, उसको आप कैलकुलेट करना चालू की कि आज अगर एक है तो 25 साल पहले 2 था, 50 साल पहले 4 था, 100 साल पहले 8 था, है नहीं, 200 साल पहले 16 था। कैलकुलेट कीजिएगा आप, ऐसे आप क्या कर लीजिएगा, एज फाइंड आउट कर लीजिए। तो किसी भी फोसिल्स के एज को फाइंड आउट करने के तरीका को क्या कहते हैं, इसमें इस्तेमाल कितना होता है, C14, C14। ऐसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, एटॉमिक मास 12, पर ये एलोट्रोफ है ना। समस्थानिक और संभारिक हमको पढ़ाएंगे आपको, आइसोटोप और आइसोबार, ठीक है। तो C14 का इस्तेमाल करके हम किसका फाइंड आउट कर लेते हैं, किसका एज, लिविंग में फोसिल्स का। इनका जो सवाल था कि सर नॉन लिविंग हो जाएगा तब, जैसे हमको बताना कि पहाड़ कितना पुराना है, रेगिस्तान कितना पुराना है, नदी कितना पुराना है, तब वो तो लिविंग नहीं है, वो तो सांस नहीं ले रहा है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, तब कैसे बताएंगे। उसके लिए यूरेनियम डेटिंग, कौन सा डेटिंग, तो लिख लीजिए, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग का टू कैलकुलेट द एज ऑफ नॉन लिविंग सबस्टांस, to calculate the age of non-living substance we used uranium dating। कौन सा डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग। लिख लीजिए कि निर्जीव वस्तुओं के, निर्जीव वस्तुओं के उम्र का पता लगाने के लिए, निर्जीव वस्तुओं के उम्र का पता लगाने के लिए यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। लिविंग के लिए कार्बन डेटिंग, नॉन लिविंग के लिए, मतलब ऐसा ना हो कि अभी भूकंप आए और हम सभी इसके अंदर दब जाए, ना हो ऐसा। और अगर ऐसा हो जाए तो आज से 200, 500, 2000, 4000 साल पहले वो यहाँ पे फिर से घर बनाने आएगा, खुदाई करेगा, तो यहाँ पे मिलेगा उसको बहुत कुछ, हमारे दांत के साथ टुकड़े मिल जाए। तो इसका पता लगाए कि कितना पुराना है, कौन सा डेटिंग, कार्बन डेटिंग।
और मान लीजिए यहाँ पे कोई मेटल मिल जाए, उसको लोहा का टुकड़ा मिल जाए, उसका जांच करने के लिए यूरेनियम डेटिंग। दोनों के लिए अलग अलग करना होगा ना, ऐसा गड़बड़ हो सकता है। ये लोहा बताएगा ना कि भैया ये दांत बाद का है, हम पहले के हैं, कि ये लोहा पहले आया है, इसको अलग अलग फॉर्म में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले कुछ और था जो आपके आज टेबल बना हुआ है, बेंच बना हुआ है, पहले ये लोहा कहीं और पे था, खान पे था। किस चट्टान में लोहा मिलता है? धारवाड़ चट्टान में। हाँ, उधर भी याद रखना है, इधर पढ़ते पढ़ते उधर खा नहीं जाना। जो लोहा मिलता है, आयरन ओर मिलता है, वो कैसा रॉक में मिलता है? धारवाड़ियन रॉक्स में। तो क्या पता जो लोहे से आपका बेंच बना हुआ है, ये नुआ मुंडी चिड़िया के खान में बहुत पहले निकल गया था। तो ये बताएगा कि हम तो करोड़ों साल पुराना है। ये जो तुच्छ मानव लोग खड़े हैं, इसका दांत आपको मिल रहा है, ये तो हाल ही का है। कब आया है? कुछ ही वर्ष पहले आया। ये बताएगा ना। इसका उम्र पता करने के लिए क्या करेंगे? यूरेनियम डेट। और मेरा एज पता करने के लिए, और अगर आपको किसी पेड़ का एज पता करना है, क्या करना है? पेड़ का एज। तो पेड़ के भीतर को किसको काउंट करेंगे? रिंग को काउंट, वलय को काउंट करना है। जैसे अगर आप किसी मोटे से पेड़ को काट रहे हैं, है ना, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? इस पेड़ के भीतर इस तरह से गोल गोल सर्कल बना हुआ है। कैलकुलेट कैसा करना है? एक सर्कल बनने में लगभग 10 साल का समय लगता है। कितना साल? 10 साल एक सर्कल बनने में। और 5 सर्कल है तो पेड़ कितना पुराना? 50 साल पुराना। हाँ या ना? याद रखिएगा, किसी पेड़ का उम्र पता करना है, एज कैलकुलेट करना है कि पेड़ कितना पुराना है। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ट्री की बात कर रहे हैं। तो आप किसको काउंट कर लीजिएगा? राउंड, वलय को काउंट किया जाता है। हिंदी में लिखते हैं वलय। इस तरह का जो रिंग बनेगा, जो वलय बनेगा, उसको काउंट करना है। और एक रिंग बनने में लगभग कितना समय? लगभग 10 साल का समय लगता है। कितने साल का? लगभग 10 साल का समय लगता है। यहाँ पे बात क्लियर हुआ? हाँ पूछिए। नहीं, यूरेनियम का बहुत से समस्थानिक है, 237 भी है, 238 भी है, 235 भी है। अब बात ये आता है कि प्योर यूरेनियम क्या कभी आएगा? 235 कभी आएगा? बस समझ में आ रहा है? प्योर फॉर्म के यूरेनियम के कोई कांटेक्ट में आ गया, वो क्या संक्रमित कहलाएगा? रेडिएशन कहलाएगा ना, फिर वो खत्म हो जाएगा। इसलिए प्योर फॉर्म कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर है? यहाँ पे कार्बन 12 का इस्तेमाल किया हम लोग क्या? नहीं। इसलिए प्योर फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता। 237, 238 का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। हाँ या ना? क्या समझाएं? जैसे कार्बन डेटिंग में C14, इनका कहना है यूरेनियम डेटिंग में क्या? यूरेनियम का एटॉमिक मास होता है 235, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। 237, 238 उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके है यहां तक? यानी कोशिका के लिए मूल क्या चाहिए था आपको? कार्बन। कार्बन मिला, कोशिका बन गया। क्या बन चुका है? कोशिका। और एक ही कोशिका है, उसे हम लोग कहेंगे यूनिसेल्यूलर। केवल एक कोशिका है, उसे क्या नाम देंगे? यूनिसेल्यूलर। और एक से ज्यादा कोशिका है तो उसे क्या नाम देंगे? मल्टी सेल्यूलर। याद रहेगा, जब केवल और केवल एक कोशिका होगा तो यूनिसेल्यूलर, जब एक से अधिक कोशिका होगा मल्टी सेल्यूलर। याद रहेगा, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। अब आता है ये सेल सर कर क्या रहा है? सेल तो बन गया, अब सेल का काम क्या है? अब यहां समझिए, इस पूरे बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले हमने गृह पूजन किया, भूमि पूजन किया, और भूमि में गड्ढा खोद के एक ईंटा डाला था। नहीं डाले होंगे? उसी तरह से मेरे शरीर को बनाने के लिए जो सबसे पहला चीज बना होगा उसका नाम था सेल। बना कैसे होगा? स्पर्म और ओवम, ये दोनों आपस में कंबाइन हुआ और क्या बनाया? जाइगोट। क्या फॉर्मेशन किया? जाइगोट। स्पर्म और ओवम दोनों के पास अलग अलग क्राइटेरिया है। दोनों क्या है? जेनेटिक ऑर्गेनिज्म से आता है, सिंपल सी बात है।
और ये दोनों आपस में कंबाइन होकर ये गोनाड सेल है। यहाँ पे माइटोसिस होगा, ये बात करेंगे सेल डिवीजन का, मियोसिस, माइटोसिस, अमाइटोसिस। यहाँ पे होगा मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन, मेल से आधा, फीमेल से आधा, और दोनों स्पर्म और ओवम मिलके बनाएगा क्या? जायगोट। वो जायगोट ही क्या है? सेल। अब धीरे धीरे एक सेल से दूसरा सेल, दूसरा से तीसरा सेल, चौथा सेल, 1000 सेल, लाख सेल, करोड़ सेल बन जाएंगे। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फंडामेंटल, जो बेसिक है, वो क्या है? सेल। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। या लाइफ कहना गलत है, लिविंग बींग्स। किसी सजीव प्राणी का जो मूलभूत इकाई, पहला यूनिट है, वो क्या है? सेल। तो लिखेंगे सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। कोशिका किसी सजीव की, कोशिका किसी सजीव की मूलभूत इकाई होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। लिख लिए, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। कोशिका किसी सजीव का मूलभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। क्या है? कोशिका सजीव का मूलभूत इकाई। सजीव का मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या एनी लिविंग बींग्स इज नोन एज सेल। अगला अगला रुकना जरा सर, दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम देखिएगा, इस बिल्डिंग में जैसे ईंट को जोड़ रहे होंगे वैसा ही स्ट्रक्चर बना हो? नहीं, जैसा सेल जोड़े होंगे वैसा ही स्ट्रक्चर। सेल को गलत तरीके से जोड़ देंगे तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? गलत। जैसे हम दबा के खाएं और बैठे रहे, खूब खाएं और बैठे रहे, कोई काम नाम नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, आना है, बैठना है, चल जाना है, तो मेरा सारा सेल फैट के रूप में डिपोजिशन होगा और अगला दिन हम इतना बड़ा पेट लेके निकलेंगे? नहीं, सिंपल सी बात है, मतलब चलने में दिक्कत हो रहा है। कारण क्या है? पूरा मसल्स पफी हो जा रहा है, ये और फूल जाएंगे और गोल दिखाई पड़ेंगे, परमाणु बम के जैसे, है ना? कहने का मतलब क्या है? हाँ, कहने का मतलब क्या है? जैसा सेल आपके बॉडी में हो रहा है वैसा ही आपके बॉडी का स्ट्रक्चर होगा। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, आपके मसल्स पे मूवमेंट हो रहा है, सेल धीरे धीरे क्या हो रहा है? सेट हो रहा है, सेटल डाउन हो रहा है। हाँ या ना? यानी हम क्या कह रहे हैं कि सेल आपके शरीर का स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, आपके बॉडी का, सजीवों का संरचनात्मक इकाई। कैसा इकाई? संरचनात्मक इकाई। सेल को ही पता है कि कहां पे आना है और कहां पे नहीं आना है। नहीं, सोच के देखिए, बच्चे का जन्म हो गया, लड़के का मान लीजिए, और उस किसको पता है कि दाढ़ी यहां पे आना चाहिए? दाढ़ी यहां कैसे नहीं आना? सोच के देखिए, किसी को तो पता था ना, ये इंफॉर्मेशन किसी को था कि एक उम्र के बाद दाढ़ी आएगी और दाढ़ी यहाँ पे आएगी, यहाँ पे मूंछ आएगी, है ना? ऐसा हो सकता था कि दाढ़ी यहाँ पे आ जाए, पूरा इधर दाढ़ी आता है क्या? यानी इंफॉर्मेशन किसके पास? सेल के पास। सेल के पास है ना। जैसे यहाँ पे आपका कट गया, बहुत डीप कट हो गया, बहुत गहरी, मतलब आप कहीं गिरे, चोट लग गया, बहुत ज्यादा कट गया, अगला दिन जैसे यहाँ का स्किन है उसी प्रकार का स्किन बनना चालू हो, ऐसा होगा क्या? यहाँ पे कान बन जाएगा? भाई कान बन सा बन, कान जैसा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया, नहीं आया ना? यानी ये बात किसको पता है? सेल। क्योंकि सेल के भीतर क्या है? डीएनए, जेनेटिक मटेरियल है, उसको पता है कि ये किसका सेल है, मानव का सेल है, पशु का सेल है, किसका सेल है पता है। सिंपल सी बात है। यानी हाँ, डीएनए क्या है? डीएनए है फॉर्मूला, सूत्र। डीएनए के पास ही इंफॉर्मेशन। जैसे आपने निकलना चालू किया और आपको पता नहीं कहां जाना है, आपने मारा गूगल मैप, हेलो गूगल डायरेक्शन दिखाओ, तो वो डीएनए कौन है? गूगल आपको लेके जा रहा है और उसी ओर से आप चल रहे हैं, जैसा जैसा वो कह रहा है वैसा जा रहे हैं। अब कभी कभी गूगल मैप गड़बड़ कर देता है ना, तो कभी कभी वो सेल भी गड़बड़ कर देता है। इंफॉर्मेशन लेके तो आया और इंफॉर्मेशन सही से नहीं दी,
वो बताना भूल गया कि 5 ही फिंगर होना चाहिए था, एक छठा फिंगर निकाल दिया। कितना उंगली हो गया? 6 उंगली। रो के होता है ना, 6 उंगली इधर भी होता है। ऋतिक रोशन सबसे अच्छा एग्जाम्पल, पॉपुलर नाम है उसका। ये फिंगर कितना है? 2 है, जुड़ा हुआ है। इंफॉर्मेशन क्या हो गया? गलत हो गया। तो इंफॉर्मेशन गलत हो सकता है, चेंजेस आ सकता है, एरर तो हो ही सकता है ना, तो वो एरर है। अब उस एरर को क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। याद रखिएगा, उसी एरर को क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। हाँ, दिक्कतें आ गई, गड़बड़ आ गया, क्रोमोसोम आ रहा था, बताना भूल गया। जैसे हम लोग कहते हैं, आपके आसपास में कोई ऐसे बच्चे आपको दिखते हैं कि माता पिता एकदम नॉर्मल है, और बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे का आंख इतना बड़ा बड़ा है, बच्चा का बोलने में दिक्कत आ रहा है, वो बोना ही रह जा रहा है, मतलब आप उसको एबनॉर्मल कह देते हैं, या उसको हम स्पेशली एबल्ड कहते हैं। जबकि माता पिता एकदम क्या है? ठीक है, नॉर्मल है। कारण क्या है? क्रोमोसोम में क्या आ गया? एरर आ गया। आप कंप्यूटर में काम कर रहे, एरर बता दिए, नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, इंटरनेट कनेक्शन क्या हो गया? टूट गया। अभी हम लोग का टूट गया था नहीं, बस इंटरनेट कनेक्शन टूटा और वहां गड़बड़ी आ गई। तो ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए हमने कहा कि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट भी कौन है? सेल। लिख लीजिएगा, सजीवों की संरचनात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल यूनिट। पहला फंडामेंटल, दूसरा स्ट्रक्चरल। पहला क्या हो गया? मूलभूत इकाई भी कोशिका, संरचनात्मक इकाई भी कौन है? कोशिका। थर्ड पॉइंट, बिल्डिंग को बनाने के लिए सजीवों की संरचनात्मक, लिख दे रहे हिंदी में, रुको, संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल, है ना। सजीवों की संरचनात्मक इकाई भी कौन है? कोशिका है। तीसरा पॉइंट, बिल्डिंग को बनाने में जैसा मटेरियल इस्तेमाल किए होंगे, बिल्डिंग वैसा ही बना होगा। छालटी ईंटा लगाओगे, लो क्वालिटी का ईंटा लगाओगे, बोलेंगे नहीं वो सरिया छड़ बढ़िया वाला नहीं चाहिए, तो तार दे दीजिए ना, उसी से काम चला लो, तो बिल्डिंग टिकेगा? दह जाएगा। मतलब जैसा यहाँ का मटेरियल वैसा बिल्डिंग, सिंपल सी बात। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर में कोशिका जैसा वैसा हमारा फंक्शन। अगर कोशिका में दिक्कत, कोशिका ठीक से काम नहीं कर रहा है, कोशिका को जो रेस्पिरेशन होना चाहिए, जो क्या बनना चाहिए, एटीपी बनना चाहिए, वो कोशिका में नहीं बन रहा, लैक्टिक एसिड बन जा रहा है, तो मेरे हाथ में क्या करेगा? दर्द करेगा। कभी कभी आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, फिर भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, दर्द हो रहा है, बॉडी में पेन आ रहा है, तो गड़बड़ी कहाँ पे? सेल में। यानी आपके बॉडी का फंक्शनल यूनिट, कौन सा यूनिट? क्रियात्मक इकाई। आप कैसा काम कीजिएगा, बॉडी का फंक्शन क्या होगा, उस पर भी कौन डिपेंड करेगा? सेल। तो थर्ड पॉइंट क्या लिख रहा है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल के बारे में हमने 3 बातों पे डिस्कस किया। पहली बात, हाँ हिंदी में क्रियात्मक इकाई। कौन सी इकाई? क्रियात्मक इकाई। क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल आपका क्या है? फंडामेंटल भी है, स्ट्रक्चरल भी है, फंक्शनल भी है। मूलभूत, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। सजीवों का मूलभूत, सजीवों का संरचनात्मक और सजीवों का क्रियात्मक इकाई कौन होता है? कोशिका होता है। कौन होता है? कोशिका। अब हम लोग कोशिका के बारे में अगला बातचीत नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना, अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि आप लोग तो ठीक है, 8 बजे वाले लोग अब थोड़ा थोड़ा लगेंगे कि भैया अब तो मेरा सेल ही जा रहा है सर, अब तो छोड़ दीजिए।